यकीन जानिए आज के नए बच्चे जो है ना बेराहों रमा होते जा रहे हैं। कोई माँ बाप की अब बात सुनने को तैयार नहीं है। सच्चाई है ये। बच्चे जो है ना अपना बाल आधा काला आधा नीला आधा पीला करके घूमते रहते और सुनते नहीं किसी की बात। माँ कहती है कि ये जो है नशा करता है और मैं झाड़ू बर्तन करके पैसे कमा के लाती हूँ और मुझसे मार के पैसे ले लेता है। बच्चे मैक्सिमम आज जो है मुस्लिम इलाकों के ये नशे के आदी हो गए और हम असेंबली में चिल्ला चिल्ला कर थक चुके हैं। हमें असेंबली के फ्लोर पर वादा किया गया कि सरकार एक नया हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक नया स्क्वाड बनाएगी जो इस काम को नशा बंद कराएगी, लेकिन नशा और बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है जानबूझ करके इसको और किया जा रहा है, कौम तबाह बर्बाद हो जाए। हमें खुद इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों को की निगरानी करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे बच्चे सुधरेंगे। आज हालत बहुत खराब। मैंने कुछ नाम दिए पुलिस वालों को और वो पकड़े गए। 4 दिन के बाद छूट के आए तो क्या कहा उन्होंने, मैंने विक्रोली की फलाने होटल में 75,000 रुपया देकर छूट गया। और एमएलए ने क्या कर लिया मेरा, मैंने जो लेटर दिया वो लेटर नशा बेचने वालों को दिखाया गया कि देखो तुम्हारा आमदार हमारे खिलाफ तुम्हारे खिलाफ लेटर दिया। अध्यक्ष मैंने फोटो दिया पैसा लेते हुए, कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे एक परमिशन चाहता हूँ, या तो आप मुंबई को 1 महीने के अंदर नशा मुक्त कीजिए या मुझे मेरी विधान भवन में मुझे परमिशन दीजिए। अगर 1 महीने में नहीं बंद किया ना तो मैं दोबारा हाउस में नहीं आऊंगा। ये स्टेटमेंट अपने कैपेसिटी पे दिया है। अध्यक्ष महोदय एक जुमला है, रोको मत जाने दो, उसमें आप फॉर्मा लगाओ, रोके के पास मत जाने दो, फिर रोको मत जाने दो। एक ही बात का 2 अर्थ होता है। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस देश में से मोहब्बत करने का पैमाना सिर्फ एक गीत गाना नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूं किसी का खत, सुनिए आप मुझे अवसर दीजिए बोलने का। अध्यक्ष महोदय किसी का खत बढ़ा देना, किसी के खत को कम करना हमें आता नहीं, ना मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, मिलकर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। अध्यक्ष महोदय आज 22% माइनॉरिटी के लोगों को कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि 5% एजुकेशन में मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकते हैं, फिर क्यों नहीं मिल रहा। मैं अपने तमाम साथियों से पूछना चाहता हूँ, जबान क्यों बंद हो गई। और एम्बुलेंस वाले 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, टैक्सी में नहीं जा सकता आदमी, बीमार है, वैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब फिर कोविड आने की डर है। उस पर प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि अस्पताल अपनी मनमानी न करने पाए। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि 1150 शिकायतों में कितने अस्पतालों पे कार्रवाई हुई। दुनिया देख रही थी कि भारतवर्ष में हजारों लाखों लोग पैदल जा रहे हैं 1700 किलोमीटर। एक लड़की अपने बाप को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर गई। ये हमारे हाथ करता हूँ जैसे लोगों को उस कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाए, उसकी जगह जेल होना चाहिए। उसकी हिम्मत क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री को इस तरह से बात करता है जैसे कोई कुत्ता हमारी बात करता हो। और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कहेगी इस्लामिक बात करती है, तू इस्लाम के बारे में बात कर रही हो। फिल्म लाइन में इस्लाम का क्या हो रहा है। अगर तुम कहती इस्लाम का आदर तो मैं कुछ नहीं बोलता। तुमने इस्लामिक वर्चस्व की बात किया। मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से, ऐसे लोगों को महाराजा की सरजमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र अध्यक्ष समाजवादी प्रेसिडेंट जनाब बाबू हाशिम आजमी सर से। सर वेलकम टू NIT। शुक्रिया, थैंक यू। चैनल में आपका स्वागत है सर। जिस तरीके से कोरोना की महामारी चल रही, पूरे देश इस चोट को उभा नहीं पा रहा है। जिस तरीके से मुंबई के भी हालात, महाराष्ट्र के भी हालात जो है वो अजीब तरीके से बहुत खस्ता हाल है। मतलब सर एक चीज़ सेकेंड वेव में देखने मिला कि गोवंडी मानकोट में इतना इफेक्ट नहीं हुआ सर, तो इसका श्रेय जो है पूरे महाराष्ट्र के लोग शॉकेबल है कि गोवंडी जैसा जो धारावी के बाद में इतना स्लम हाईएस्ट है, उसमें कैसे कोरोना और इतना कंट्रोल में आया सर। नहीं, ऐसा है ना कि गोवंडी जो है एक स्लम एरिया है। मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग वहाँ रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई है। सेकंड चीज, मैक्सिमम माइनॉरिटी के लोग हैं 5 टाइम वजू करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, हलक में पानी डालते हैं, गरारा करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं 5 टाइम। तो इसका तो असर होता है। और मस्जिदों में दुआएं हो रही है, लोग अजान कर रहे हैं,
तो इस मुझे लगता है कि इसका फायदा फंड्स को लेके, प्रिकॉशंस को लेके समाजवादी पार्टी जो है कंसिस्टेंटली जो है बहुत बड़ा हिस्सा रहा डेवलपमेंट का, तो उस तरीके से प्रिकॉशंस को लेके आसिम साहब ने और समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच में क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की? देखिए, हमने पिछली बार जब हुआ था पहली बार, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था। 50-50 हजार लोग खाने खिलाते थे। लोगों को जितनी मेहनत हुई, अस्पतालों में दवाएं देना, राशन बांटना, पैसे देना, लोगों को ट्रेन में चढ़ाकर गांव भेजना, ट्रेन अपनी स्कूल की बसेस लगा के, अपनी गाड़ियां लगा के लोगों को ले आना, बहुत काम किया। मार्च में शुरू हुआ था, लेकिन एक साल के बाद जब दोबारा शुरू हुआ ना, तो जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, लोग थे, हाथ चुके थे। लोगों का पैसे नहीं है, इकोनॉमिक हालत बहुत बर्बाद हो गई लोगों की। तो उस जोश से इसमें काम नहीं पड़ा और लोगों ने ज्यादा इसमें मांगा भी नहीं। लेकिन सरकारों की तरफ से मदद नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। सरकारों को जब आप डंडा मार के घर में बिठा रहे हो, तो मैंने तो कहा था सरकारों से कि डंडा मार के घर में बिठाना है तो आपको उनके खाने का पैसा, उनको खाना, उनकी बिजली का बिल, उनके बच्चों का स्कूल का फीस, ये सब सरकारों को देना चाहिए। अगर सरकारें बहुत गरीब नहीं दे सकती तो इंटरेस्ट फ्री लोन तो दे दो। आप बड़े बड़े लोन दे रहे हो, लोग भाग रहे हैं, कोई चौकसी भाग रहा है, कोई मालिया भाग रहा है, कितने भाग रहे हैं। तो इन लोगों को जो गरीब बेचारे हैं, इनको लोन इस तरह दे दो। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब फीस लोगों का, रिक्शा वाला, रोज मजदूरी करने वाला, एक रोज कमाने और खाने वाला, रोज जो है उसके का काम बंद हो गया, तो कैसे बेचारा वो करेगा? अब उसको डंडा मार घर बिठाना है, उसके बाद उसको मदद भी नहीं करना है। तो सरकारों की तरफ से बिल्कुल मदद नहीं हुई, मैं ये कह सकता हूँ। तो जैसे कि सेकेंड वेव का आना हुआ, मोदी जी के अलावा हर किसी ने एक्सेप्ट किया, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, सबने एक्सेप्ट किया कि वो मोदी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं जिसके वास्ते वो सेकेंड वेव के लिए तैयारी कर सके। मगर सर आसिम सर, आपने जैसे कि अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि वैक्सीन जो इंटरनेशनल सप्लाई है वो तो सर हमारे देश का प्रोटोकॉल है ना सर, उसमें आसिम सर और समाजवादी को क्या प्रॉब्लम है कि वैक्सीन जो हम बाहर ना दें? अरे मेरे घर में लोग भूखे हैं और मैं बाहर मदद कर रहा हूं। कहते हैं कि अगर आपके पास एक दिया है और सामने मस्जिद और आपका घर है, तो आप वो दिया मस्जिद में जलाओ या अपने घर में जलाओ। तो हुक्म है शरीयत में कि पहले अपने घर में जलाओ। आप यहां लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, और आप जो है यहां से जो दूसरे मुल्कों को भेज रहे हो, ये तो अंधेर रंधी चौपट राजा, ये तो मैनेजमेंट ही खराब है। सेकंड चीज जो है, हम कह रहे हैं प्रिकॉशन लो, 2-2 मीटर दूर रहो, मास्क पहनो, हाथ मत मिलाओ, पब्लिक के बीच में मत जाओ। और मोदी जी कह रहे कुंभ मेले में जाओ, नहाओ कुंभ ओपन होकर के, लाखों लोग आ रहे हैं कुंभ मेले में। और मोदी जी खुद जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इस देश के होम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मंत्री जो दिल्ली की कुर्सियों बैठे हैं, वो खुद जाकर के बंगाल और असम के इलेक्शन में लाखों लोगों की भीड़ में बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। तो लोग डांटते हैं हमको, अरे आप हमको क्या बेवकूफ बनाते हो? मोदी जी खुद जब जा रहे हैं, वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, वही हमारे रहनुमा है इस देश के, और आप हमें मना कर रहे हो, तो हमें अपमानित होना पड़ता था। आपने देखा बेशर्म लोग हैं, माफ कीजिएगा मीडिया के लोग जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको भी कहूंगा जी। वो मीडिया के लोग जिन्होंने दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात का जो मरकज है, जहां 10,000 लोगों के बैठने की जगह हॉल में, वहां कुछ 100 लोग थे जो बाहर नहीं निकले थे, अंदर ही थे। अब आप यहां मैं और आप बैठे हैं, 50 आदमी और बैठ जाए और कोरोना हो गया, बाहर नहीं जा रहा ना, अंदर ही एक दूसरे को हो रहा है ना, तो बाहर भी नहीं निकले थे। और उनका हम बाहर निकलना चाहते हैं, हमको गाड़ियां बंदोबस्त कर दो, हमें बसेस हमें ले जाने दो, हम जो है चले जाते हैं। उनको मदद भी नहीं किया। और उसके बाद जो मीडिया ने चिल्लाया है, अरे बाप रे बाप, क्या उधम मचाया है कि अगर आज 1 लाख लोगों को कोरोना हो रहा है तो इसमें 75,000 जो है जमात की वजह से हो रहा है, 25,000 ऐसा हो रहा है। यानी हर जगह जो है डिवीजन कर दिया कि जमात की वजह, जमात की वजह, जमात की वजह से। और जमात को इतना बदनाम किया कि हमारा आम हिंदू भाई मुसलमानों से नफरत करने लग गया। कोई आदमी बेचारा फ्रूट वाला फल बेच रहा है, कोई फेरी वाला सामान लेके जा रहा है, तो उसका नाम पूछ रहे हैं, उससे मांग रहे हैं आधार कार्ड दो, और उसको मार के भगा रहे हैं। शर्म नहीं आती? और उसके बाद जब पकड़े गए, जेल भेजे गए लोग, और जज साहब ने क्या कहा कोर्ट में कि
तबलीगी जमात वालों को बलि का बकरा बनाया गया। इन सबको फ्री करो, इनकी कोई गलती नहीं, इनकी वजह से कोई कोरोना नहीं बढ़ा। मीडिया ने खूब चिल्लाया कई महीने तक, उसके बाद एक बार ये नहीं कहा कि हमारी गलती हो गई। और कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो कह रहे कुंभ के मेले में जाने से ना सारा कोरोना खत्म हो जा रहा है। सब लोगों ने कहा कि हम लोग ने तो सबको वैक्सीनेट करके और सबको जो है वो डोज देने के बाद ही कुंभ के मेले में किधर सब वैक्सीन आई थी। गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है ये। एक वैक्सीन के बाद 45 दिन का, और अभी तो सारा 90 या 50 कितने दिन का हो गया। ये सब झूठ बातें हैं। और वैक्सीन लगने के बाद भी आपको प्रिकॉशन लेना, ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन से आप बिल्कुल वो नहीं होगी कि आप बिल्कुल जो चाहे कर लेंगे। उसमें भी उसके बाद भी आपको मुंह ढकना है, उसके बाद भी आपको 2 मीटर दूर रहना है, हाथ धोना है। तो ये मिसमैनेजमेंट है। ऐसा है ना, बेचारे लोग मैं क्या कहूँ, आपको आदमी बेचारा एक होटल चलाने वाला आदमी, एक चाय बेचने वाला आदमी, वो बेचारे को आप बड़ी कुर्सी पे बिठा दो, वो बेचारा क्या करेगा? जानते नहीं कि इकोनॉमी क्या होती है, उसको पॉलिसी नहीं मालूम। उनकी गलती नहीं है, गलती इस देश की जनता की है कि देश की जनता जो है ना, वो जो है जज्बात में भड़क के हिंदुत्ववादी, हम देश को हिंदू कंट्री बना देंगे, मुसलमानों का सफाया हो जाएगा, और पाकिस्तान ये कर, अरे खुद पाकिस्तान दोस्ती किए हुए ये कर रहा है, देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, हम नोटबंदी कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब बेवकूफ बना देगा। जिसकी जनता की गलती है कि ऐसे लोगों को चुन के भेज दिया जो बेचारे देश को नहीं संभाल पा रहे। सब जिस तरीके से आपदा है देश में, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, हर कोई, हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अब आसम सर को ऐसा क्यों लगता है कि भारत का मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रहा? अब आसिम को लगता है, आप मुझे बता दो ना। जिस तरीके से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी सर, जिस तरीके से आप कंसिस्टेंटली मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि दलाल मीडिया, तो उस तरीके से ऐसा क्यों लगता है कि? मैं एक ही तो एग्जाम्पल दूंगा आपको जी। जब जमात पे हमला हुआ, आपने सुना था जी? चला एक दिन हुआ था, कई महीने तक हुआ था कि जमात वाले टॉयलेट करके फिर नीचे फेंक दिए, जमात वाले थूक रहे हैं, नर्से तो गाली दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है कि जमात का एक आदमी भी अगर ये हरकत किया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जमात के लोग शैतान को इंसान बनाना चाहते हैं, इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं। तबलीग जमात के लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में रहने का ढंग सिखाते हैं इस्लामिक तरीके से। वो ढंग यह है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है ना, तो भी क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास 3 रोटी है ना, वो भूखा तो 1 रोटी उसको खिलाओ। ये जमात के लोग करते हैं। आपने नहीं सुना कितनी गाली दिया? तो मीडिया गलती है कि नहीं, आप मुझे बताइए ना। और जब कुंभ के मेले में तो मीडिया क्यों नहीं बोली? गलती है कि नहीं? अभी जब ये बंगाल के अंदर आपने देखा कि बंगाल में जो है टीएमसी पार्टी के लोगों ने, वहां को झगड़ा हुआ, कहते हैं टीएमसी पार्टी ने मारा बीजेपी वालों को, मर्डर हुए, लूटपाट, क्या क्या हुआ, सही गलत का मुझे नहीं मालूम। ये जी न्यूज का सुधीर चौधरी कहता, देखिए क्या देश के अंदर बीजेपी में रहने का किसी को हक नहीं है, कांग्रेस में रह सकते हैं, टीएमसी में रह सकते हैं, समाजवादी में रह सकते हैं, लेकिन बीजेपी में रहेंगे तो मारे जाएंगे। अरे बेशर्म, तुमको सुख नजर नहीं? जब मुसलमान को पकड़ के दाढ़ियां पकड़ के मारा जा रहा, कहा जा रहा है कि तुमको जय सिया राम बोलना पड़ेगा, तुमको पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना है, तुमको इस्लाम को गाली देना है। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद तो हो ही है ना, हमका जबरदस्ती तुम बात करो उसको, तुमको जो है मुसलमानों को गाली देना है। उस वक्त तुम क्यों नहीं बोले? क्या इस देश में मुसलमान को रहने का हक नहीं है और सबको रहने का हक है? उस वक्त क्या तुम पागल हो गए थे? दिमाग नहीं है तुमको? जब लोग मुसलमान नाम पूछ करके खुंचे वाले मारे जाते थे, और तबलीगी जमात पे हमले के बाद कितने मर्डर हो गए मुसलमानों के, तब मीडिया ने बोला क्या? मुझसे आप सवाल क्यों कर रहे हैं? आप ये पूछिए उन मीडिया वालों से जो दलाली मीडिया है। मैं उन तमाम मीडिया वालों को सलाम करता हूं जो देश की असली खबर, सच्ची खबर देते हैं, और जो तलवे चाटते हैं मोदी के ना, मैं इनको ऐसे बोलते रहूंगा। सर, हाल ही में आपने स्टेटमेंट दिया था कि फिलिस्तीन जिस हिसाब से ईद के मौके पे, रमजान के मौके पे लोग जिस तरीके से न्यूज़ देख रहे थे, तो आपने एक आवाज़ उठाई थी कि लोगों को अब एक हो जाना चाहिए। सर, जो बच्चे, जो भारत के जो न्यू वोटर्स है, न्यू कमर्स, वो हर बार एक मुसलमान रहनुमा को वोट दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो आशा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है। ऐसा यूनिटी की कोई मुहिम चल रही है या फिर जस्ट? देखिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमान
है अगर, तो हमारा धार्मिक लीडर कौन है? एक अली मियां नदवी साहब थे, जब कहा गया कि अगर स्कूल में रहना है तो आपको वंदे मातरम पढ़ना होगा। वंदे मातरम पढ़ने में हमें हर्ज नहीं है, लेकिन हमें इस्लाम कहता है कि हमें सर झुकाना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाना है। इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के बाद जिनको हम जितना चाहते हैं, उनके आगे सर नहीं झुकाते, उनकी बहुत इज्जत है। माँ जो कहते हैं माँ कदमों के लिए जन्नत है, उसके आगे सर नहीं झुकाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सर झुकाते हैं अगर किसी के सामने, तो एक अल्लाह जिसने जमीन आसमान चांद सितारे सारी दुनिया बनाई, उसी के आगे सर झुकाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल पढ़ना छोड़ दो, अगर ये कंपलसरी हो जाता है तो जाहिल चलेगा, लेकिन शिर्क बर्दाश्त नहीं है। आज हमारे पास 20 करोड़ मुसलमान अगर भारतवर्ष में है, तो हमें बताओ एक धार्मिक लीडर हमारा खड़ा होके कहे कि भाई हमको ये करना है, तो कौन है बताइए ना मुझे। पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए ना, मैं चाहता हूं हम कोई अलग कोई फौज नहीं बना रहे हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ, हमारा देश भारतवर्ष है, हम इसके साथ हमको रहना है, यही रहना। लेकिन हमें कम से कम जिस कौम में 5 बार अजान होती है, क्यों अजान होती है? नमाज पढ़ने आओ। घर में नमाज पढ़ो, मेरा घर बहुत अच्छा है, पढ़ लूंगा नमाज। नहीं, मस्जिद में आओ। क्यों मस्जिद में आओ? कि मोहल्ले के सब लोग आएंगे, एक इमाम पढ़ाएगा, उसके पीछे से पढ़ेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, ताकि जब मोहल्ले के लोग आएंगे तो मालूम पड़ेगा इस मोहल्ले में कोई आदमी की तबीयत खराब है, किसी को तकलीफ है, किसी को प्रॉब्लम है, तो हालचाल मिलेगी। जहां 2 आदमी होना, वहां एक लीडर, जहां 4 आदमी एक लीडर, 20 करोड़ में एक लीडर नहीं। कौन मानती नहीं किसी को। मेरा कहना है कि एक लीडर बनाओ और हमारे मसलों पे गुफ्तगू हो, जो बुराई के रास्ते पे जा रहे हैं उनको इकट्ठा किया जाए। भाई हमें अब की बार इस पार्टी को वोट देना है, जो पार्टी इस देश में सेक्युलरिज्म, हिंदू मुस्लिम साथ लेके चल रही हो, हमारा एक लीडर आवाज लगाए और हमारे सब लोग उसके साथ खड़े हो जाए। ये होना चाहिए। फलस्तीन का मसला जो है, ये मेरा मसला सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है पूरी। और हम फलस्तीन के मसले पर हमें अपनी जान गंवाना पड़ी तो गंवा देना चाहिए, क्योंकि हमारा क़िबले अव्वल है, हमारा मजहबी बहुत बड़ा मकाम है वो। और वहां पर अगर कुछ हो और हम चुपचाप बैठे रहें, मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही शर्म का मकाम है, चुल्लू और पानी में डूब मरने का मकाम है। इसलिए हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। और मुस्लिम ही नहीं, आप हमें याद है जब कांग्रेस की सरकार थी पहले, और इसके पहले इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, इवन इन्होंने भी क्या, हमारे वाजपेयी जी ने, सब लोगों ने पॉलिसी थी कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। 1948 के पहले कोई था मुल्क क्या इसराइल नाम का? वो तो जानबूझ करके इन अरब मुल्कों के अंदर आकर के फलस्तीन के अंदर इसराइल को बसा दिया गया। मेरे घर में कोई आदमी आया, मैंने उसको इज्जत से बिठा दिया, अब वही मुझे भगा रहा है। मेरा घर है, मालिक तो मैं हूं ना, लेकिन मेरे घर से मैं जिसको मदद किया वो मुझे भगा रहा है वहां से। तो इसमें सारी दुनिया को एक करके इसराइल की मुखर्रत करना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि भाई जब 78 में यूएन ने जब उनको पार्टिसिपेट करके दे दिया, तो हमास जो है वो सब टेररिज्म फैला रहा है। कोई हमास नहीं फैला रहा है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों की इस तरह से, उनके पास न तो कोई हथियार है, न तो कोई इनका फौज है। छोटे जो फूल जैसे बच्चों को मारने का मेरे इनको शर्म नहीं आती है। ठीक है, इनके पास फौज, इनके पास बहुत कुछ वो है, लेकिन हमारे साथ अल्लाह है। तो हार तो नहीं मारा बच्चों ने, लड़ाई लड़ी। पूरी दुनिया को जालिमों के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। सर, महाराष्ट्र असेंबली में, महाराष्ट्र में जब भी ये बीजेपी की सरकार थी, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस हमारे सीएम थे, तो 5 साल तो मुद्दा खामोश रहा। उससे पहले भी वो चीज़ पेंडिंग रहा, और अभी भी मुस्लिम रिजर्वेशन, सर ये जवान नया वोटर्स और नया जवान ही जाना चाहता है। एक्चुअल में सर इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है सर? इसमें सबसे बड़ी गलती किसी की है तो कांग्रेस की। कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की सरकार थी और उसी वक्त जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो मोदी जी की लहर देश में ऐसी चल गई कि मोदी थम्बी मेजॉरिटी से चुनकर आ गए। उसके फौरन बाद असेंबली इलेक्शन आया, तो कांग्रेस को लगा महाराष्ट्र में कि अब तो जो है ना बीजेपी की हवा चल रही है, हम मुसलमान और मराठों को इकट्ठा करने के लिए हम जो है इनका रिजर्वेशन अनाउंस कर देते हैं। अनाउंस कर दिया उन्होंने, 16% मराठा और 5% मुस्लिम। जैसा कांग्रेस ने अगर अनाउंस किया ना,
तो इसकी बिल पास होना चाहिए। कैसे कानून बनता है कि असेंबली बुलाई, अगर एक है भाई असेंबली में जो है वक्त नहीं था और टाइम खत्म हो रहा था, तो एक दिन की असेंबली बुलाते, बुलाकर कानून बना देते, हाथ रख, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी और पावर में थे वो लोग, तो उनके पास इतने एमएलए थे कि वो इस बिल को पास कर सकते थे, तो पास हो जाती बात, कानून बन जाता बात। लेकिन इन्होंने कानून बनाया नहीं। अच्छा, उसके बाद इनका खत्म हो गया टर्म, कांग्रेस हाईकोर्ट ने तो सब कंप्लीट किया। सुनिए, कांग्रेस का टर्म खत्म हो गया। उसके बाद कुछ लोग चले गए कोर्ट कि भाई ये मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए और मराठा के लोगों को, मराठा को भी नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में फौरन दे दिया जाए। रहा एम्प्लॉयमेंट में वो जेर गौर है, और मराठा को गैर कानूनी कह दिया। लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, मराठा को मिलना चाहिए और मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए, कि कानून में बैठता नहीं। अरे भाई, मैं कहा फडणवीस साहब से, फडणवीस जी जज साहब कह रहे हैं मिलना चाहिए और आप कह रहे नहीं मिलना चाहिए, अब मेरा कानून बैठता नहीं। हाई कोर्ट का जज कानून जानता है या आप जानते हो? तो 6 महीने का वो लैप्स हो गया। इन्होंने फिर इस बिल को, इस कानून को खत्म कर दिया। कांग्रेस ने पास किया ही नहीं था और मराठा का इन्होंने पास कर दिया। लेकिन मराठा हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपोज नहीं किसी कर रहे हैं। हम अपोज करेंगे तो लोग कहेंगे तो हम अपोज। भाई, हम तो कहते हैं कि जितने गरीब लोग हैं सबको दो रिजर्वेशन। लेकिन उसके बाद 5 साल तक जब बीजेपी की सरकार थी तो हम लोगों ने बार बार इस इश्यू को उठाया। कांग्रेस, एनसीपी ने भी बार बार उठाया कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनको रिजर्वेशन दिया जाए। हम तालियां बजाते थे, हम उठाते थे। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार चली गई तो हमने कांग्रेस एनसीपी सरकार को सिग्नेचर करके बगैर किसी शर्त के सपोर्ट किया। लेकिन मुझे बताइए कि जो कांग्रेस 5 साल तक बीजेपी के राज में मांग रही थी कि भाई रिजर्वेशन मुसलमानों को बहाल किया जाए, वो कांग्रेस आज चुप क्यों है? अब हम कहते हैं हमको कांग्रेस वाला चुप, आसिम भाई मत बोलो, नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे अच्छा, अब बीजेपी को फायदा हो रहा है हमारे बोलने से। तो यह हालत आज क्या हो गया पता है आपको? सच्चाई क्या है कि आज मुसलमानों को इन लोगों ने राजनीति में अनटचेबल कर दिया है। मुस्लिम इश्यूज मत उठाओ, नहीं तो पोलराइजेशन हो जाएगा। ये मोदी जी ने किया है। अभी मोदी जी ने क्या किया? अभी ये ला रहे हैं अपना सी एक जगह पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया कि अब जो है हम शुरू कर रहे हैं सिटीजनशिप देना। जो लोग भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं उनको हम सिटीजनशिप देंगे, लेकिन वो सिर्फ नॉन मुस्लिम होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे। ये इनका ये मुसलमानों के साथ में कहीं न कहीं तो हमने कहा भाई कि आप पड़ोसी मुल्कों के साथ बड़ी हमदर्दी आपको है, तो ये जो अपना म्यांमार के अंदर पहले हमारे जब मुगलों की सरकार, मुगल यहाँ बादशाह था, तो मुगलों ने भारतवर्ष को विशाल भारतवर्ष बनाया था। अफगानिस्तान हो, रंगून जिसको बोलते हैं, ये म्यांमार है, ये सब एक भारतवर्ष था। तो वही हमारा पड़ोसी मुल्क, वहां मुसलमान परेशान है, वो आना चाहता है भारतवर्ष में। पाकिस्तान यहां से लोग चले गए और वहां पाकिस्तान के अंदर भी आज जो यहां से गए मुहाजिर कहे जाते हैं। अगर उस आदमी ने अपनी गलती माना कि भाई मैंने गलत पाकिस्तान आ गया, मुझे वापस आना है, माना कि भाई एक ही फैमिली आना चाहती हो या एक ही आदमी आना चाहता हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो आपने कहा नहीं, मुसलमान को आने नहीं देंगे, नॉन मुस्लिम आएंगे। तो ये जो है ना बहुत घटिया और छोटी सोच है इन लोगों की। ये यहाँ के मेजोरिटी को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मैं मेजोरिटी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग खोलिए। जो लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, रेलवे बिक रहा है, रेलवे बेच रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें SC, ST, OBC का रिजर्वेशन कहाँ रहता है, कहाँ मिलने वाला है? और कितने घंटे काम करना पड़ता है? 8 घंटे में 5 घंटे करो, निकल जाओ। जितनी सरकारी दफ्तर कोई काम करता है क्या? 5 घंटे काम करो, 3 घंटा घूमो और तनख्वाह डबल टिबल। आज जो टीचर्स बेचारे पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में ना, उनको 5,000 7,000 मिल रहा है, और जो टीचर किसी काबिल नहीं है और म्यूनिसिपलिटी में पढ़ाते हैं उनको 60,000 50,000 मिले। तो अब जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा रेलवे का ना, तो जो तनख्वाहें मिलती है लाखों में ना, वो हजारों में हो जाएंगे। किसका नुकसान है? मुसलमान कितने हैं? 2%। 98% कौन है? मेरे मुल्क के दूसरे भाई हैं। ताली बजाएंगे जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। रेलवे एयर इंडिया बेचना है, मुसलमान कितने हैं इंडिया में? 1%। 99% कौन है?
इनकी रोजी रोटी जाएगी। इनको ये सोचना चाहिए कि जो आज सरकार बैठी हुई है दिल्ली में, वो सरकार इनकी बनाई हुई नहीं है। ये जो हमारे 1947 के बाद जो देश की तरक्की हुई है, इन सब चीजों को बेच देना चाहते हैं। तो नुकसान किसका होगा? जो मेजोरिटी में बैठे हुए हैं। हम तो पहले फुटपाथ पे खड़े हैं। हमारे पास है क्या? पंचर की दुकान, गाड़ी की ड्राइविंग, सड़क पे सब्जी बेचना, फेरी करना, झाड़ू लगाना, बिल्डिंगों में मजदूरी करना, पेंटिंग करना, ये तो हमारा काम है। हम कौन से अपने गैर मुस्लिम भाई की बैंक में कोई उसने लोन मांगा हो हम रोक दें? हमारे पास ताकत ही नहीं हम उसका लोन रोकने की। हम कौन सी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं कि हम किसी को नौकरी रोक दें? अरे हम तो खुद ही फुटपाथ पे खड़े हैं। नुकसान किसका होगा? जबरदस्ती मुसलमानों को ये लोग टारगेट करके उन गैर मुस्लिम भाइयों को इस देश में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करके भारतवर्ष को कंगाल कर रहे हैं। मैं अपने मेजॉरिटी के भाइयों से कहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो आप लोग। ऐसे आदमी को बिठाओ जो इकोनॉमिक जानता हो, जो देश चलाना जानता हो, ताकि मेरा देश बचा रहे। ये देश सोने की चिड़िया था। अंग्रेज क्यों आया था यहाँ पे? अंग्रेज इसलिए आया था कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष का जीडीपी बहुत ऊंचा था, भारतवर्ष में दौलत का अंबार था, और आज कंगाल हो गए। जल्दी इनको हटना चाहिए। सर गोवंडी में जिस तरीके से असेंबली में अभी जो भी सियासी सूझबूझ रखता है, सबको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ रही है और सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गोवंडी के जो हाल थे पिछले 10 साल पहले, आज वो आसिम सर के वजह और समाजवादी के वजह से चेंजेस आए हैं, जिसमें बहुत सारी इनसिक्योरिटी है। जो युवा पीढ़ी कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं या कहीं पे कोई, और जैसे कि उनका बाहर गाँव जाना होता है तो जब पीसीसी हो गया, सब सारी चीज़ें, तो सर क्राइम को लेके कुछ अभी तक लोगों के अंदर थोड़ा सा डर बना हुआ है। उसको लेके सर आसिम सर क्या तैयारी करें, किस तरीके से सर लोगों को ट्रस्ट दिलाएंगे सर? अरे अबू आसिम तो एक जगह लेके मिल रहे हैं। 288 सीटें यहाँ पर हैं और भारतवर्ष में कई हजार सीटें हैं, 543 MP हैं। कहाँ के हालात अच्छे हैं? हालात तो पूरे देश के ऐसे हैं ना। जानबूझकर इस मुल्क में मुसलमानों को टारगेट किया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा तो बोलेंगे अबू आसिम तो फिर परस्ती कर रहा है। आप जाइए देखिए, एक रिपोर्ट आई डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की, मुझे कहा गया, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमानों के हालात देश में क्या है, जरा आप पता लगाओ। राजेंद्र सच्चर कमेटी पूरे देश में गई और पता लगाई, जहाँ मुसलमान रहता है वहाँ पानी का प्रेशर कम कर दो ताकि इसकी प्यासे न बुझने पाए। जहाँ मुसलमान रहता है वहाँ पर जो है बिजली का कनेक्शन कम कर दो कि सब अंधेरे में पड़ा रहे। जहाँ मुसलमान रहता है वहाँ पुलिस स्टेशन खोल दो, स्कूल कॉलेज मत खोलो। जाओ जेल के अंदर देख लो, आज मुसलमानों की तादाद देश में 15%, 14% और जेल में जो है 50%, 70%, 80%। तो यह हालत देश में है। हमें अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा और इस देश को मजबूत करना है तो हमें फिरका परस्ती के खिलाफ अपने हिंदू भाइयों से गले मिल करके उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी कि आज जो हिस्ट्री बताई जा रही है मुसलमानों के बारे में वो गलत है। हम हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहें, हम एक दूसरे को मदद करें, एजुकेशन की तरफ ध्यान ज़्यादा दें ताकि मुल्क तरक्की करे। ये हमें करना चाहिए इस मुल्क में। अपने बच्चों को बेकारी से निकाल करके अच्छे काम लगाना चाहिए। आपको मैं एक किस्सा बताऊं कि अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक लोग क्राइम में वही ज़्यादा है। लूटफाट जो होती है वो अमेरिका में मर्डर होता है, कौन लोग? ब्लैक लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि अमेरिका के लोग की सरकारों ने इनके साथ नाइंसाफ़ी किया। आज वो लोग ऐसे हैं, वही यहाँ भी हो रहा है। सरकार चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता, एक लड़का भी ड्रग नहीं ले सकता, ड्रग नहीं बेच सकता, क्राइम की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन ये अगर आप उनको छूट दोगे कि ये ऐसे ही बनते जाएं तो हम क्या करें? तो जिस तरीके से भी नए वोटर्स आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी है, कांग्रेस का एवरेज 30-40 से ऊपर जा नहीं रही, एमआईएम कब आई कब गई पता नहीं। लोगों का वापस से समाजवादी को लेकर तो वापस से प्यार जग रहा है कि इस बार समाजवादी शायद 250 सीट पे कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ेगी सर। बिल्कुल 250 जहाँ जहाँ हमारा वोट बैंक, हम ज़रूर लड़ेंगे, हमको अच्छे लोग मिलेंगे, लड़ेंगे। लेकिन हम राजनीति को व्यापार नहीं बनाना चाहते। हम राजनीति को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां लोगों की सेवा करने का हो। हम भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी पैसा जो आता है खजाने से वो बर्बाद हो जाए। अच्छे लोग मिलेंगे तो जितनी सीटें सब लड़ाऊंगा, और नहीं अच्छे मिलेंगे तो जहाँ हमारा वोट बैंक अच्छा है, जहाँ अच्छे उम्मीदवार वहाँ लड़ाऊंगा। मैं कोई बीजेपी शिवसेना की बी टीम नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे पर यह आरोप नहीं लगना चाहिए कि हमको वही सीटें लड़ना जहाँ चुन के आ सकते हैं आराम से। वोट कटने वाली जगह पे हमको नहीं जाना।
सर यूथ में एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सवाल आ रहा है कि अबू आसम सर ने रईस शेख जैसा कैंडिडेट जो असेंबली को दिया उसका सब लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो ढूंढता हूँ ना अच्छा राजनीति। अगर मेरे पास कहीं से भी कोई अच्छा आदमी मिलता है तो मैं उसको बुलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो राजनीति में आए। और कहा है ना, बहुत ही बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग समाज के वो ये कहें कि मैं राजनीति से नफरत करता हूँ, तो राजनीति तो समाज में बिगाड़ के जिम्मेदार ऐसे ही लोग हैं। तो मैं ढूंढता हूँ अच्छे लोगों की, भाई आप अपना काम धंधा भी कीजिए और थोड़ा राजनीति की तरफ आइए, ताकि जो बेकार बेईमान लोग हैं वो हटें और अच्छे लोग आकर इस देश को आगे ले जाएं। कोरोना के जिस तरीके से इस महामारी से लड़ा जाए सर। नहीं देखिए, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है, सिर्फ भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं सभी का ये कहना है कि कोविड का अगर कोई इलाज आज है तो सिर्फ ये वैक्सीन है। बचपन से देखते आए, हम गांव में रहते थे ना, जब आज साइकिल पे आते थे वो लगाने के लिए, टीका लगाने गांव में, तो लड़के भागते थे, जंगल में छूट जाते थे कि देखो आया हमको जान से मारने आया, गलत फहमी बताते थे। पोलियो के बारे में अभी मैं देखता था कि और लोग कहते हैं पोलियो का इंजेक्शन लगा देंगे ना तो फैमिली प्लानिंग में बच्चे पैदा नहीं होंगे, मार डालेंगे, इस तरह गलत फहमी फैलाई जाती थी। लेकिन आज पोलियो भी खत्म हो गया, चिकन भी खत्म हो गया। मैं लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जो गलत फहमी फैलाई जा रही है वो गलत लोग हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान मत दीजिए। आप जो है तुरंत जाकर के जैसे आपको चांस मिलता है वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन ही इलाज है, वैक्सीन लगाइए सबसे पहले। उसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क लगाना है, जो हाथ धुलना है, वो सब प्रिकॉशन तो है। मैं मिसाल देता हूँ कि ये वैक्सीन वैसे ही है जैसे आपको बरसात में छतरी लगाना है और छतरी से आपको बारिश से बचते हैं आप, लेकिन आपको छींट आता है आपके, तो वैक्सीन लगाने से आपका ये कि आप बिल्कुल 100% आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वैक्सीन के बाद भी कोरोना होता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड होता है और उसमें जान बचने के ज्यादा चांसेस हैं। अब जिसकी मौत है तो कितना भी इलाज करो, मर रहा है उसको है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद अगर इंतकाल हो गया तो वैक्सीन की गलती नहीं है, उसका इंतकाल था, उसका अल्लाह ने लिखा, भगवान ने लिखा, उसका इंतकाल तो हो गया, नसीब में था उसके। लेकिन वैक्सीन लगाइए, गलत फहमी दूर कीजिए। सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जैसे जैसे वक्त मिलता है आपको, आप वैक्सीन जल्दी लगाइए।